A very good morning and welcome to Verdict 2017. Is this the big day today, the day of results, as almost a 2-month-long assembly election process in 5 states came to an end on Thursday. Well, a frantic campaigning, a war of words, some not so pleasant remarks, then a very elaborate and systematic polling, and then exit polls that caused quite a flutter. Well, indeed, it has been quite an election. And this morning, Aishwarya Kapoor, along with my colleague Kavendra, will take you through all the latest trends as the counting of votes starts at 8 this morning. We also have an expert panel joining us in the studio to help understand why the things are unfolding the way they are in the 5 states. बिल्कुल ऐश्वर्या, और जिस तरीके से इस बार के चुनाव हुए, यानी कि मतदान, उससे पहले का प्रचार, उसके बाद परिणामों को लेकर न तो कोई भी दल और न ही तमाम विश्लेषक यकीन कर सकते हैं अपने अंदाजे यानी अपने अनुमान पर। इसीलिए बहुत अहम है आज जब मतगणना शुरू होगी और रुझान आएंगे, और उम्मीद करेंगे हम और आपके भरोसे को कायम करते हुए पिछली बार की तरह हम निष्पक्ष और सटीक जो जानकारी आधिकारिक तौर पर जो रुझान आएंगे वो आपके सामने हम पेश करेंगे। उसके पीछे की कहानी, कारण और उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अब से कुछ देर बाद शुरू होगी मतगणना। रुझान और परिणामों के लिए राज्यसभा टीवी के खास इंतजाम। सभी राज्यों में मतगणना केंद्रों पर तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सबसे पहले गिनती होगी पोस्टल बैलेट की। यूपी में 4,500 से ज्यादा और उत्तराखंड 637 उम्मीदवार। शिवपाल सिंह यादव, केशव प्रसाद मौर्य, हरीश रावत, इंदिरा हृदय, सतपाल महाराज समेत दिग्गजों पर टिकी होंगी निगाहें। पंजाब में 1,145 प्रत्याशी, प्रताप सिंह बादल, अमरिंदर सिंह, भगवंत मान समेत कई हस्तियों की किस्मत का होगा फैसला। मणिपुर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद, तो गोवा में बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की होगी चुनौती। यहां तो 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आज मतगणना का दिन। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए खास इंतजाम किए हैं और 5 राज्यों के सभी जिला मुख्यालय में पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम मशीनें खोली जाएंगी। पहले 1 घंटे के भीतर हम उम्मीद कर सकते हैं कि शुरुआती रुझान मिलने लगेंगे और हम आपको 5 राज्यों से जो तमाम रुझान आएंगे वो परिणाम और वहां पर नेताओं के रिएक्शंस दिखाएंगे। लखनऊ से कृति मिश्रा हमारे साथ हैं, इसके अलावा उत्तराखंड से नवविक्रम होंगे, साथ ही साथ पंजाब से हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम सुंदर भी हैं और गोवा से पंजिम से रविंद्र शिवराण। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे सहयोगी लगातार कल शाम से मतगणना केंद्र के आसपास और साथ ही साथ किस तरीके से आज शुरुआत होगी वो भी बताएंगे। लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ अदिति फडणवीस हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके अलावा टंडन साहब हैं। टंडन साहब स्वागत है आपका, और जयशंकर गुप्ता साहब भी हैं, आपका भी स्वागत है। आप तीनों से समझूंगा कि असल में चुनाव रुझान जो मतदान हुआ उसके बाद एग्जिट पोल कितने सही कितने गलत हमने देखे हैं, उसके बावजूद उनकी लोकप्रियता क्यों है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों की मतगणना के लिए आज जो तैयारियां की हैं और शुरुआती जो रुझान हैं वो 8 बजे गिनती शुरू होगी, उसके करीब 1 घंटे बाद मिलने शुरू होंगे। आपको हम ये भी दिखाएंगे कि दिन भर किस तरीके से रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं, उनका विश्लेषण भी होगा और हमारे संवाददाता इन सभी 5 राज्यों में मौजूद हैं और वहां से ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना केंद्रों और स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसके तहत वरिष्ठ मजिस्ट्रेट और बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई।
मतगणना केंद्रों में 100 मीटर के अंदर वाहनों, कैमरा और मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी है। कोई अवांछनीय लोग काउंटिंग हॉल में नहीं जा पाए, इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बल का इंतजाम वहां पर भी रहता है। वो अंदर जाने वाले लोगों की फ्रिस्किंग करते हैं। वहां पर जो रिजल्ट्स हैं उनका राउंड वाइज भी बताने का इंतजाम रहता है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए 78 केंद्र बनाए गए हैं। हमने पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 187 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस लगाई हैं। इसके अलावा हमने 95 पीएससी की कंपनीज, सिविल पुलिस, होम गार्ड्स सभी जगह तैनात किए हैं ताकि सब जगह शांतिपूर्वक तरीके से काउंटिंग संपन्न हो पाए। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना के लिए 15 केंद्र बनाए गए। इसके अलावा पंजाब की 117, गोवा की 40 और मणिपुर में 60 सीटों के लिए शनिवार को मतगणना होगी। We will be opening the strong rooms. In our case, for North Goa district, the strong rooms are in Bal Bhavan. We will be opening the strong rooms at 7 a.m. on the day of counting, 11th March. And we will commence the counting with the postal ballot counting at 8 a.m. And half an hour from then, we will be commencing with the counting for the EVMs. मतगणना के रुझान और नतीजों के आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट www.eciresults.nic.in पर सुबह 8 बजे से मिलने लगेगा। राज्यसभा टीवी ने 5 राज्यों के चुनाव रुझान और नतीजों की पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सुबह 7 बजे से 5 राज्यों से हमारे संवाददाता मतगणना और राज्य के सियासी माहौल का ताजा घटनाक्रम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इसके अलावा स्टूडियो से राजनीति के जानकार रुझानों और परिणामों का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं। हम रोक करेंगे और समझेंगे कि शुरुआत जो आज सुबह है वो किस तरीके से। श्याम सुंदर, पंजाब बेहद अहम चुनाव और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को एक क्षेत्रीय पार्टी खासी टक्कर देती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे और मतगणना से ठीक पहले क्या संकेत आप पढ़ पा रहे हैं? देखिए कविंद्र, जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब में और संकेतों का सवाल है या मूड का सवाल है, तो मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुखिया हैं पंजाब कांग्रेस के और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में यहां पर पंजाब में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उनके घर के सामने हो। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पर पत्रकारों का जमावड़ा है। बड़ी तादाद में यहां पर सिक्योरिटी पर्सनल्स पहुंच चुके हैं और लगातार यहां पर अभी भी लोगों का पहुंचना जारी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीत और हार की बात अलग है, लेकिन कांग्रेस जबरदस्त टक्कर में है और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि वो 10 साल बाद एक बार फिर सत्ता में लौटेगी। मौसम यहां पर सुहाना हो चला है, हालांकि थोड़ी सी सर्दी है, लेकिन बादल पूरी तरह से छट चुके हैं, सूरज निकलने लगा है और अब 8 बजे सही मतगणना शुरू होगी। आम आदमी पार्टी की काफी चर्चा है, खास तौर पर जो मालवा रीजन है, जो सतलज के दक्षिण में पड़ता है, करीब 14 जिले उस इलाके में आते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं और ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी ने वहां पर कड़ी टक्कर दी है कांग्रेस को, काफी नजदीकी लड़ाई। और वो एक इलाका है कि वहां पर जो पार्टी जीत पाएगी वो शायद सरकार बनाने में कामयाब होगी, लेकिन अब अनुमानों की कोई जरूरत नहीं है और कुछ ही देर में मतगणना का काम पंजाब में शुरू होगा और उसके बाद लगातार जो भी परिणाम आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। Right, Sham, you stay with us, so we'll just come back to you. Let's go across to Kriti Mishra, who's in Uttar Pradesh at the moment. A very good morning, Kriti. The weather here in New Delhi has been pretty good. It's been raining since morning. What is the mood there in Uttar Pradesh? Now, all the exit polls, most of them say that it is going to be BJP in Uttar Pradesh, close to 211 on an average. 211 seats have been given as far as exit polls are concerned. So BJP really looking to Uttar Pradesh to in fact gain momentum. That's right, Aishwarya. The BJP is extremely buoyed by the results of the exit polls and in fact
when we went to the BJP office yesterday, the revelries had already begun. So they have also ordered quintals of laddus and sweets just to distribute within the party workers and to galvanize actually that kind of support, and also the crackers and also colors to play Holi. But let me tell you right now, the alliance is also keeping its fingers crossed. It also gives the example of the exit polls, you know, when we saw in Tamil Nadu or also in, for that matter, in Bihar, it says that the alliance will touch anywhere between 190 to 180 seats. Well, that remains to be seen. As far as the BSP is concerned, let me tell you, Aishwarya, that BSP maintains that exit polls weren't too magnanimous to it even in 2007. But when the results came out, of course, the BSP formed the government. So all the parties are keeping their fingers crossed. Certainly, all eyes on the counting centers as and when we start getting the updates. Aishwarya? All right, okay, Kriti, you just stay with us. We'll just come back to you. Also, let's go across to Goa, where, in fact, our colleague Ravindra Singh Shoran is joining us. Ravindra, would like to know from you what is the mood that you can gauge in Goa at the moment, because as far as exit polls are concerned, the BJP has been given a little bit of advantage, but everyone is really, you know, a little cautious as far as exit polls are concerned. You never know what happens. Yeah, that's right. Good morning, Aishwarya. As we have seen a slew of exit polls which are showing that BJP can be the single largest party and the incumbent government will be able to stage a comeback. But right here, as we are standing in front of the election counting center, where the counting will start at 8 a.m., all the necessary arrangements has been put in place. Election Commission has already made all the preparation in place. I'll show you a glimpse of the location which we are standing right now. You can see a huge police presence which includes the Central Armed Police Forces and the local Goa police is also manning this area. So no untoward incident can happen. Earlier, Goa is comparatively a very peaceful state, but this time, because of thrill and this type of we have seen in the elections, it is quite tense. This place is. But as you are saying, a lot of issues which has been raised by the political parties during the elections and the exit polls which are coming after that. So everybody is now eyeing what is going to happen, and especially the entry of Aam Aadmi Party has quite made this election very thrilling for all the big political fronts, especially the Congress and the BJP. The BJP, which is the ruling party, is quite Pollyannic and hopeful that they will be able to make a stage a comeback. But the Congress party, which has been continuously saying during their last electioneering process, is also that because of the hardships people of the Goa has to face during the BJP rule, this time they are quite sure that change of power will be the Congress party will be able to see. चलिए शुक्रिया रविंद्र, आपके पास लौटेंगे। रविंद्र, मतगणना शुरू होने के बाद आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। नवविक्रम, बहुत संक्षेप में उत्तराखंड में जिस तरीके से लड़ाई हुई है शुरुआती, क्योंकि उत्तराखंड में पोस्टल जो बैलेट है उनकी संख्या काफी ज्यादा आमतौर पर रहती है, शुरुआती रुझान कब तक आने की उम्मीद दिखती है वहां पर, जो बातचीत आपकी हुई अगर इलेक्शन कमीशन या वहां पर अधिकारियों से? जी कविंद्र, मेरी बात हुई थी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में। शुरुआती रुझान करीब 8:30-9 बजे के आसपास आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पोस्टल बैलेट सबसे पहले खुलेंगे। कविंद्र, एक और बात बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर काफी रात में सर्दी पड़ी है और उसके अलावा बर्फबारी भी हुई है आसपास के इलाकों में। ऐसे में राजनीतिक जो सियासी गर्मी है वो इस समय बहुत तेज है और लोग यहाँ पर काफी तादाद में, जबकि मौसम बेहद खराब है, उसके बावजूद यहाँ पर टकटकी लगाए हुए हैं। सभी की नजर टीवी स्क्रीन पर है कि एग्जिट पोल उत्तराखंड अपने आप में यहाँ पर अगर हरीश रावत की अगर बात करें तो हरीश रावत के लिए यह चुनाव बेहद अहम होने वाला है। जी कविंद्र। जी शुक्रिया नवविक्रम, आपके पास लौटूंगा मैं। अदिति, शुरुआत में आपसे करूं, जिस तरीके से मणिपुर में मैं बाद में आऊं, उससे पहले इन राज्यों में जिस तरीके का चुनाव हुआ है, ये चुनाव असल में इम्पैक्ट, क्या बड़ा इम्पैक्ट आप देखती हैं नेशनल पार्टियों के लिहाज से या फिर जो क्षेत्रीय क्षेत्र है उनके लिहाज से? दोनों तरीके से देखा जाए तो मेरे ख्याल से दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का रिजल्ट आता है और क्या वाकई दो पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, जिनका सोशल बेस एकदम अलग है, क्या वो मिल सकती हैं केवल भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए। उधर गोवा में
ये देखना है कि जिस तरह से पिछली बार भाजपा ने चुनाव जीता था कैथोलिक माइनॉरिटीज को अपनी तरफ करके क्या वो फिर से वही चीज देखी मतलब वापस वो जाएगी? क्या उनके साथ खड़े हो पाएंगे? तो इस बार उतना आउटरीच नहीं था जितना हम लोगों ने पिछली बार देखा था। उत्तराखंड में हरीश रावत को हटाने की मुहिम जो चली थी उससे मेरे ख्याल से काफी नुकसान हुआ था, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे ये साफ दिख रहा है कि पलड़ा भाजपा का भारी है। और पंजाब में तो त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट कभी हुआ ही नहीं है इतिहास में, तो वहां क्या होता है ये भी देखने की क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग लड़ाई टंडन साहब, अगर मैं समझूं पंजाब जहां पर आमतौर पर जैसे कि यदि का बिल्कुल सही है कि हमेशा आमने सामने की लड़ाई होती रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद यहां पर जिस तरीके से मुकाबला हुआ है, क्या राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, क्षेत्रीय पार्टियां थी उत्तर भारत में कई राज्यों, लेकिन पंजाब जैसे राज्य में भी वो उनके लिए मुसीबत बन रही है, जो अगर नतीजे थोड़े से भी उनके पक्ष में दिखे तो? देखिए, पंजाब में जो इस समय चुनाव हुआ है उसमें एक फैक्टर सबसे ज्यादा अहम रहा है वो है कि अकाली बीजेपी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी उस सरकार को झेलनी पड़ रही है। और चुनाव से पहले लगभग ऐसा एक मत से पूरे पंजाब में ये बात जाहिर थी कि इस बार हम अकाली बीजेपी को नहीं लाने वाले। अब आमतौर पर पिछले चुनाव में उस वैक्यूम को या उस एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस ने बनाया और कांग्रेस वापस सत्ता में आई। इस बार भी ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बड़े आराम से केक वॉक की तरह से सरकार बनाएगी। और अभी एग्जिट पोल भी ये बता रहे हैं कि कांग्रेस भी अभी फाइट में है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जिस तरह से उदय हुआ, तो मेरा ऐसा मानना है कि केजरीवाल ने पहले दिल्ली को चुना और बाद में पंजाब को चुना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इन दोनों राज्यों में, दिल्ली में शीला दीक्षित की 3 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी और अभी पंजाब में अकाली बीजेपी की 2 टर्म की, उसको इनकैश करने के लिए केजरीवाल ने इन 2 राज्यों को ही चुना। और उन 2 राज्यों में उसने जिस तरह से विकल्प प्रस्तुत किया, और दिल्ली का रिजल्ट हमने देखा, और अभी भी जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में है वहां, तो ये मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय पार्टी को के तौर पर हम नहीं देख सकते आम आदमी पार्टी को, क्योंकि दिल्ली से पंजाब जाना और अभी गोवा में भी रहना, ये एक वैकल्पिक दल के रूप में केजरीवाल अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां जहां लोग 2 प्रमुख दलों से परेशान हैं। नहीं, स्पेस मौजूद है उसको फिल करने की, उसके लिए जो स्ट्रेटेजी उसने अपनाई, देखिए ये कोई अजीब बात है कि दिल्ली के बाद केजरीवाल हरियाणा नहीं गए जहां से वो आते हैं, लेकिन उनको पंजाब दिखा जहां पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल ने जो एंटी इनकम्बेंसी के कारण दोनों प्रमुख दलों के विरोध में जो एक माहौल बना, उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने पंजाब में अपने आप को मैदान में लाए। और जो दिख रहा है आज लगभग सभी एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि अकाली बीजेपी तो फाइट से भी बाहर है। और इस समय केवल देखने की जो हम लोगों को इसलिए बैठे हैं कि क्या कांग्रेस वहां बच सकती है, सत्ता में आ सकती है। मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहूंगा। एक तो चुनाव आयोग को बहुत ही हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, इस तरह के चुनाव में इतनी बड़ी व्यवस्था की, अच्छी तरह से चुनाव करवाए, शांतिपूर्वक चुनाव हुए। दूसरी बात यह है कि मीडिया जो हमारा खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो हर चुनाव को एकदम प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देता है। अभी आप दोनों रोल पर, इलेक्शन कमीशन के रोल और मीडिया पर भी लौटूंगा, और आप सभी से जानना चाहूंगा। उससे पहले एक रिएक्शन में चाहूंगा जयशंकर साहब आपका, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे कि पंजाब की हमने बात की, पंजाब को लेकर भी बहुत अलग तरह के रुझान या फिर मैं कहूं रहे हैं पहले चुनाव में, लेकिन इस बार कहते हैं कि लड़ाई बहुत दिलचस्प और बहुत अलग तरीके की है। कुछ कमोबेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी नजर आती है। आप कैसे देखते हैं और क्या बड़ी चीज है जो कि इस बार दांव में दिखती है दोनों राज्यों पंजाब और यूपी? नहीं, देखिए, तो शुरू से ही उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो ध्रुवीकरण को आधार बना करके लड़ा जा रहा था, और ग्रामीण स्तर तक सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई इस बार के चुनाव में कि जो मुद्दे थे वो गायब हो गए। जो रियल इशूज थे, जनता के जो इशूज थे, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। शुरू में तो विकास की बातें थोड़ी बहुत हुई, लेकिन फिर बाद में वो चुनाव जो है गधे और कब्रिस्तान और स्मशान और ईद और दिवाली
और इस तरह के मुद्दों पे चलता चला गया चुनाव। तो लेकिन नोटबंदी जैसा इशू भी जो था उसको भी उस ढंग से जो है नहीं लाया गया जिस पर बहस चलाई जानी चाहिए थी, जिस पर जनादेश लिया जाना चाहिए था, कहीं पर भी उस ढंग का नहीं हुआ। मतलब एक सबसे बड़ी एक महत्व की बात ये भी रही कि सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों में कोई खास फर्क नहीं था, दागी हो, दल बदलू हो, परिवारवादी हो, मतलब उसमें कहीं आप चाहे भाजपा को उठा के चेहरा देखिए तो पता लगा कल वो कांग्रेस में था, कांग्रेस में देखिए समाजवादी पार्टी में देखिए तो कल वो बसपा में था, बसपा में देखिए तो पता लगा कल वो समाजवादी में था, मतलब अद्भुत ढंग से। और दूसरा ये कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से विग्रसली ये किया, कैंपेन किया, मतलब 3-3 दिन तक एक खास काशी क्षेत्र में वो बने रहे, ये सारी बातें रही। और दूसरी चीज जैसे आपने अभी शुरू में कहा था कि एग्जिट पोल जो आए और उसका क्या महत्व होता है, देखिए एग्जिट पोल का ज्यादातर या हमको लगता है कि सबसे अधिक महत्व जो होता है सट्टा बाजार और शेयर बाजार के लिए होता है। बिहार चुनाव में हमने देखा, दिल्ली चुनाव में हमने देखा कि जिस ढंग से दिखाया गया और उसके बाद फिर सट्टा बाजार और उछलने लगा, शेयर बाजार उछलने लगा। लेकिन इस बार मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कविंद्र इस बात का लेकर के कि उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से सारे एग्जिट पोल्स ने लगभग मतलब बीजेपी को बहुमत के करीब या बहुमत से बहुत आगे दिखाया, उसके बावजूद कल शेयर बाजार बहुत नीचे गया, शेयर बाजार में कोई उछाल नहीं दिखाई दी। तो ये थोड़ा सा अटपटा जैसा मुझे जरूर लगा है। Obviously, but but exit polls still do create a lot of flutter, especially among the political parties. Also, they might dismiss the exit polls. You know, the winning candidates who would say that yeah, okay, they are right, and the ones who are projected as losing will be putting it totally dismissing it. But they do really create a stutter, flutter among the political parties. We'll come to that, but let's go across to my colleague Akhilesh Suman, who is joining us live from Manipur at the moment. Akhilesh, you've been camping in Manipur for a very long time now. Now, speaking about the state, obviously it has been a really historic election in the sense that this time it came in the backdrop of the economic blockade that had been imposed in the state, as well as some violence preceding the post, but more or less peaceful elections that we saw in Manipur. And now Congress, now the BJP really looking, setting its sight in Manipur, which is the last stronghold of Congress in the northeast this time. Yeah, naturally, before the election, you know, the Chief Minister Ibovi Singh has thrown up such a big issue that has become emotive for the whole state. And as you told that it is an economic blockade, but the reason behind economic blockade was the creation of 6 new districts. And that creation of 6 new districts had created some sort of reaction in the Naga communities and United Naga Council called the economic blockade. So the polarization took place against the economic blockade. So those who are in favor of the new districts and those who are against the new districts. Those who are against the new district have put the economic blockade, and so the polarization went against the whole economic blockade. So Ibovi Singh is seemingly in an advantageous position as far as economically and emotively concerned. And people are asking about the integration of Manipur because all the time there is a threat among the majority Meitei communities here, and even the Kukis, they feel that Nagas want to create a separate state for themselves and Manipur will be smaller. So this is one of the biggest emotive issues in the state, and it will be very interesting to see that whether Chief Minister Ibovi Singh will be successful enough to polarize the vote in his favor. Had he not put this issue, Aishwarya, it would have been a very normal anti-incumbency against the Chief Minister and the Congress for the last 3 terms. And if you see the state, you will feel that a state has, by and large, uncared. Infrastructure is missing for almost a majority of the state, and the education, health, employment is in shambles. So normally everyone would have voted for these issues. But now the votes are very divided, mind is very divided, and everybody is perplexed that his party can ensure integration as well as increased employment and other infrastructure facilities. So what I am seeing here, that votes are getting fragmented. And now when votes get fragmented, the natural advantage goes to the ruling party and the Chief Minister. So it is going to be very interesting counting this time. And now you can see behind me, this is the Deputy Commissioner in Imphal West office, where 13 assembly constituencies are being counted since 7 a.m.
postal voting, postal counting has been started, and after half an hour they will go for counting through the EVMs. So let us wait. I think Manipur is not a very big state. It is almost 17 lakhs, 70,000 voters are there. So you will get, I think you will get the result as early as 2 hours. बिल्कुल यही अखिलेश समझना चाह रहा था, क्योंकि बाकी राज्यों में 8 बजे से मतगणना होनी थी, यहाँ पर शुरुआत पोस्टल बैलेट से होनी है, लेकिन मणिपुर में 7 बजे शुरुआत होनी थी। यानी कि हम ये कहें कि आधिकारिक तौर पर करीब 8 बजते शुरुआती जो रुझान है वो मिल सकते हैं, और शायद 10 से 10:30 तक हम पूरी तस्वीर वहां की साफ देख पाएं। निश्चित तौर पे 10 साढ़े 10 तक पूरी तस्वीर तो नहीं आएगी, लेकिन 11 बजे तक मुझे लगता है कि पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी कविंद्र, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हिल एरियाज में हैं, जो यहाँ से काफी दूर हैं, पहाड़ी क्षेत्र में हैं, वहाँ का कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम है से रहता है। और आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश होने से भी एक जो कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम बनता है। हालांकि अपनी तरफ से चुनाव आयोग ने व्यवस्था ऐसी की है ताकि इस तरह की कोई संभावना और आशंका ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि 11 बजे तक हम लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी आगे है, कौन पीछे है, और तकरीबन 12 बजे तक आपको पूरा का पूरा रिजल्ट समझ में आ जाएगा। कभी चलिए आपके पास लौटेंगे अखिलेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अखिलेश बता रहे थे कि वहां पर पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू हुई है और 8 बजे के बाद जो दूसरी ईवीएम्स हैं उनकी मतगणना शुरू होगी, लेकिन दावे जरूर हो रहे हैं। मणिपुर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष TN होयकप ने राज्य में पार्टी की जीत का दावा किया है और राज्यसभा टीवी से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की उम्मीद जताई। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो TN होयकप हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं क्या होगा चुनाव का नतीजा। Counting is today. So what do you expect from that counting? Well, I have said before also, out of 60, we are counting 40. But you are very humble in a way that you are telling that you will get only 40. People generally tell that we will get 60 out of 60. No. That is not possible. So why do you think that you will get only 40, sir? Why not 45 or 50? Have you make very precise assessment of this thing? Well, Atali last time was 42, and this time around also we are expecting 40 at least. But are you expecting that because of this blockade, economic blockade, your seats are going to reduce this time? No. Last time it is 42. Yeah. And this time 40. Yeah. That's not bad. So it is reducing for what factor? No. Reducing on the safe side, we are putting 40. टंडन साहब, मणिपुर को लेकर मैं समझना चाहूंगा, जिस तरीके से अखिलेश बता रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें, फिर एक बड़ी नाराजगी है और इस बार रोम शर्मिला का मैदान में उतरना, और अखिलेश लगातार वहां मौजूद थे, वहां चुनाव प्रचार के पहले से। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का समर्थन उन्हें आंदोलन में मिल रहा था उस कानून को हटाने को लेकर, वो राजनीति में आने के बाद नजर नहीं आया। देखिए, एक तो उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, कोई अलायंस ज्वाइन नहीं किया, अकेले निकल पड़ी अपना एक साइकिल लेकर, तो उसके कारण उनके पास कोई सपोर्ट बेस नहीं है, उनके पास कोई कार्डर नहीं था। जबकि एंटी इनकम्बेंसी इतनी स्ट्रांग है मुख्यमंत्री के खिलाफ 3 बार की, कि उनके खिलाफ जो 2 बड़े दल उभर कर आ रहे हैं। एक तो बीजेपी अकेले लड़ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा अलायंस बना हुआ है वहां पर, जिसमें लेफ्ट पार्टीज भी हैं और JDU भी है और RJD, जितने भी दल देश के NCP सब मिलकर लड़ रहे हैं, और फिर रीजनल पार्टीज भी हैं। तो ऐसे में उनके प्रति सहानुभूति सब लोगों को है, लेकिन वो अपनी सीट भी बचा पाएंगी इसके बारे में भी लोगों को आशंका है। अब वहां पर भी, जैसे मैंने पहले कहा, पंजाब में भी 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी बहुत काम कर रही है उनके खिलाफ। प्लस जैसा आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि वहां पर ये इशू बन गया है ब्लॉकेड का, और जो एक नागा अरेंजमेंट केंद्र ने किया हुआ है और उसको अभी तक सामने नहीं लाए, उसके कारण कहीं ना कहीं जो एक डिवीजन दिख रहा है वहां पर, उसमें नागा समर्थक जो हैं वो इस बार बीजेपी की तरफ झुकते दिख रहे हैं, और इसके कारण क्रिश्चियन के वोट भी अगर बीजेपी को मिलते हैं, तो इसीलिए आप देखिए सभी एग्जिट पोल में मणिपुर में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी फाइट दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी वहां कभी थी नहीं, बीजेपी का कोई बेस नहीं है। लेकिन इस बार नॉर्थ ईस्ट में जिस प्रकार से बीजेपी ने एक बहुत कोशिश की है हर प्रदेश में, असम की जीत के बाद,
और एक मैं समझता हूं बहुत बड़ा अभियान चलाया है, उसके चलते आज वो पार्टी वहां कांग्रेस को चुनौती दे रही है। मणिपुर में ये अपने आप में भी एक विचित्र बात है, क्योंकि बाकी राष्ट्रीय दल जो हैं, जो लड़ रहे हैं इकट्ठे होकर भी, वो कहीं एग्जिट पोल में अभी तक तो दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए जो नेक एंड नेक फाइट सभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर बीजेपी वहां जीतती है तो ये एक अजूबा हो जाएगा। तो क्या ये माना जाए अदिति कि मणिपुर जैसे राज्य, फिर मैं कहूं कि नॉर्थ ईस्ट जो सीमावर्ती राज्य हैं, वहां पर कांग्रेस जो एक पहले बहुत ही मजबूत स्थिति में एक किले के तौर पर उनके राज हुआ करते थे, वहां पर उसने इस बार फोकस नहीं किया या रणनीतिक तौर पर बड़ी उसने मिस्टेक की है और बीजेपी ने उसका पूरा फायदा उठाया है? बीजेपी ने मेहनत बहुत की है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बीजेपी और नागा पीपल्स फ्रंट यदि वैसे भी वो अलायंस में है, एनडीए का हिस्सा है नागा पीपल्स फ्रंट, यदि बीजेपी और नागा पीपल्स फ्रंट इकट्ठा मिलके अलायंस के तौर पर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, तब मेरे ख्याल से ज्यादा चांस है। अकेले बीजेपी कुकी इलाकों में भी हाथ मार लेगी, नागा इलाकों में भी हाथ मार लेगी, मेइतेई जहां रहते हैं वहां भी, जो प्लेन्स के लोग हैं वहां भी हाथ मार लेगी, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। Do you think that the very fact that Aditi, that there's still a lot of suspicion among the Meitei community as far as that agreement, Naga agreement is concerned. That has actually given Congress a very fighting chance, in the sense that obviously Ibobi Singh has been the chief minister thrice, so that anti-incumbency would have been a natural thing to happen. But do you think that Congress really has now a fighting chance, in the sense that Meitei community especially is very skeptical of what is the details really of that Naga agreement? Well, there is of course a lot of mystery about the Naga agreement and what the precise elements of that are. We heard that the Isaac Muiva group has done a deal with the centre and that there will be no violence in that area, but the issue of a greater Nagaland has not been abandoned, and that hangs like a Damocles sword in the politics in Manipur as well. Of course in Nagaland also, but in Manipur also. Besides that, there is that's in the plains. In the hill areas, there is perpetual tribal conflict between the Kukis and the Nagas. And the new districts which have been created, which your correspondent spoke about, are largely it's a redistribution of land in the hill areas. So now we have to see what the outcome is going to be, and in diplomacy, we say that map making is totally ruled out. Countries cannot change their maps, but map making is not apparently ruled out in the states. So now we have to see what the Mr. outcome is going to be. In fact, it has also been said that the idea of creating those extra 7 districts was in fact keeping with that idea of greater Nagaland. In order to counter that, really that step had been taken. Do you think it is going to pay dividends for the ruling party there? I'm afraid not, because he has been in power for a very long time, and he has been exploiting this particular issue to his advantage, and people have been voting for him. But there is a realization that he has not done enough, except for exploiting this particular sentiment, and so the creation of new district I don't think is going in his favor. On the contrary, there is a strong opposition to that, and the economic blockade is the main issue. And since the BJP has promised that once they come to power, they will find a solution and the economic blockade will be over, I think that is why they are very much in the race. And therefore it's a very close fight, no doubt about it, and let's see what the results come, and they will be the first to be out. But if they're coming to the fight, coming from a 2% vote share to, in fact, if they manage to form a majority, that is going to be an absolute That's exactly what I said. historic moment if that happens in Northeast. Certainly, Manipur. After Sam and because Manipur has been traditionally a Congress stronghold, and the regional parties which have been there, they have been playing second fiddle to the main party, and I think there was an element of overconfidence among the Congress, and that is why even the central leadership of the Congress has not focused on Manipur and left everything to the Chief Minister. I think this is where perhaps maybe if at all they suffer losses,
one factor would be that they have not taken Manipur seriously. But do you think that, just a minute, do you think that, you know, the lack of a chief ministerial face really would hurt, you know, the party's chances in the state? You mean to say, BJP's? well, they have not projected face even in UP, even in Uttarakhand, and perhaps kept the whole thing guessing in Goa. So I don't think that, see, sometime when an anti-incumbency becomes so strong, like in Punjab, even Kejriwal has not put up a chief ministerial candidate. Yes. And since he is very much in the race. So sometime, as I said earlier, anti-incumbency of the incumbent government sometimes become a very important factor. Even anti-incumbency of the sitting MLAs also. In UP, if SP Congress alliance suffers setback, one of the main reasons would be the anti-incumbency of the sitting MLAs of the Samajwadi Party. ये बड़ा बड़ा फैक्टर आप कह रहे हैं कि होगा। मैं यूपी पे लौटूं उससे पहले एक रिएक्शन, जयशंकर साहब, मणिपुर में जैसे की बात हुई और दो चीजें मैं समझना चाहूंगा। पहली ये कि क्या, जैसे टंडन साहब ने कहा और मेरा भी सवाल था कि क्या कांग्रेस का जो गढ़ था वहां पर एक नेग्लिजेंसी, एक मैं कहूं कि एक उन्होंने बहुत ही अपने आप को सेफर साइड में मान लिया और उसके बाद उस तरीके की मेहनत नहीं की गई, वहां के लोगों को तवज्जो, यानी उनके नेताओं को उतनी तवज्जो नहीं मिल रही थी, उसको लेकर रणनीति भी तैयार नहीं हुई। एक बड़ा फैक्टर ये है, या फिर बीजेपी जैसे कि आदित्य ने कहा, इन राज्यों में एक बड़ी मेहनत की है, अपने कैडर को खड़ा करने की कोशिश की है और जो वहां पर स्पेस था उसको बड़ी तेजी के साथ भरने के प्रयास कर रही है। देखिए, कभी मणिपुर में बीजेपी का कोई खास जनाधार कभी रहा नहीं है। संगठन के तौर पर भी पूरा का पूरा वो लोग इस बार कांग्रेस से जो कुछ लोग डिफेक्ट करके गए उन्हीं पर वो केंद्रित करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। कुछ तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे विधायक आ गए थे, कुछ नेता आ गए थे, तो उसमें से भी कुछ लोगों को लिया है उन्होंने। और देखिए, दोनों दलों के पास एकमात्र मुद्दा जो है वो नगा अकार्ड है। भाजपा को भरोसा है कि नगा अकार्ड से नगा जो पॉलिटिशियंस हैं, मुइबा साहब हैं, उन लोगों की मदद मिलेगी और उससे वो अपना काम कर ले जाएंगे। और इवोबी सिंह और कांग्रेस के लोग भी अगर कह रहे हैं कि हमको 40 सीटें मिल जाएगी, तो उनको यही लगता है कि नगा अकार्ड को भुना करके, अब देखिए नगा अकार्ड चूंकि सार्वजनिक नहीं है तो इसलिए अपने अपने ढंग से सभी लोग परिभाषित करते हैं। भाजपा के लोग अपने ढंग से मणिपुर में बता रहे हैं कि साहब नगा अकार्ड में ये हो सकता है, और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि साहब नगा लोगों का वर्चस्व बढ़ जाएगा, मणिपुर में तुम लोग अपना बचाओ। तो यही आधार बना करके वो कांग्रेस और भाजपा दोनों का आधार यही है कि अगर हम जीतते हैं तो नगा लोगों के भरोसे जीतेंगे और हम जीतेंगे तो नगा लोगों के विरोध में भावना बढ़ा करके जीतेंगे। But Mr. Gupta, if the Congress loses this Manipur this time, it is going to be a big setback for the party in the northeast, because after losing Assam and Arunachal, you know, the party would be looking to have to at least regain Manipur, but that doesn't seem to be happening. नहीं, ये तो बात सही है कि देखिए, आमतौर पे यही होता रहा कि केंद्र में जिसकी सरकार रहती रही है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य उस तरफ झुकते रहे हैं। हालांकि मणिपुर में थोड़ा सा जरूर ये था कि जब भाजपा थी, मतलब ये कांग्रेस थी, तब से लगातार उनका चला आ रहा है और 15 साल की इनकम्बेंसी हो सकती है ये, क्योंकि उस समय जब एनडीए गवर्नमेंट थी तभी योगी सिंह ही मुख्यमंत्री थे वहां पर। तो ये तो एक है। अब उसको चूंकि जिस तरह से एक बना रहे हैं लोग, बन रहा है, चल रहा है ये कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस मुक्त उत्तर पूर्व करने की जो बात चल रही है, अब हो सकता है इसमें अगर चुनावी नतीजे, अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो कांग्रेस के लोग कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अगर नतीजे उल्टे हुए तो जाहिर सी बात है कि उसी दिशा में बात बढ़ेगी। लेकिन एक चीज तो तय दिखती है इस बार के चुनाव में जयशंकर जी की, बीजेपी जो कभी दूसरी पार्टी के नेताओं को लेने से हिचकती थी, और आपका लंबा अनुभव रहा है, पिछले कुछ वर्षों में 2000 खासकर 14 के बाद जीत पहला पैमाना शायद हो गया है, और इसीलिए जो फैलाव है, यानी कि दूसरे पार्टियों के संतुष्ट लोगों को पार्टी में शामिल कीजिए और अपने पैर पसारिए। नहीं, देखिए, भाजपा का एक मुख्य नारा ये बना है कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन उसके साथ जो उनकी रणनीति बनी वो कांग्रेसी युक्त भारत। वो कांग्रेसियों को, चाहे वो बदनाम रहे हो चाहे कैसे भी रहे हो, उनको शामिल करने में उनको कोई गुरेज नहीं है। हाँ, कांग्रेस से मुक्त होना चाहिए, कांग्रेस नाम की पार्टी से भारत को मुक्त करना है, लेकिन कांग्रेसियों को अपनाने में उनको कोई ये नहीं है। और दूसरे दलों में भी, मतलब आप देखिए, जिसको आप भ्रष्टाचार का शिरोमणि बता रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य को, उनको साथ में लेकर के उनको उम्मीदवार बनाया, उनके बेटे को भी टिकट दिया। तो इस तरह का कोई परहेज इस मामले में नहीं रह गया। बस हमको किसी तरह से देश की राजनीति में अपना एकाधिकार कायम करना है और उस रास्ते में जो भी हो। But that is not only true for the BJP. In fact, we have seen this happening with the other political parties as well. For example, in Uttarakhand, we saw this happening within the Congress's camp as well. नहीं, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जो जिनके खिलाफ, जो जैसे विजय बहुगुणा जब मुख्यमंत्री थे
तो उनके खिलाफ जितना अभियान बीजेपी के लोगों ने चलाया था और उन्हीं विजय बहुगुणा उनके साथियों को शामिल करने में उनको जरा सा भी झिझक नहीं हुई, कोई संकोच नहीं हुआ। लेकिन इस बात के नतीजे देखने होंगे कि वाकई दल बदलुओं को क्या जनता सर माथे पर बैठाती है या फिर उन्हें नकार देती है। लखनऊ रुक करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति, कहते हैं कि देश की राजनीति में उसका असर होता है और राष्ट्रीय पार्टियों के लिहाज से भी ये रण बहुत ही इस बार का पेचीदा है। पंचानन हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से। पंचानन, लंबे अरसे तक आपने चुनाव प्रचार भी देखा, उत्तर प्रदेश में लगे नेताओं से मुलाकात भी की है। सुबह इस वक्त करीब 7:45 बज रहे हैं। किस तरीके से हलचल दिख रही है अलग अलग पार्टी कार्यालयों से और बड़े नेताओं के यहां से क्या खबरें हैं? जी हाँ कविन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि जो एग्जिट पोल के जो अभी तक आंकड़े हैं जो बताया गया उसमें बीजेपी को लीड करता हुआ दिखाया गया और बीजेपी कहीं ना कहीं ये मान के चल रही है कि उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यहाँ पर मिलने वाली है। तो उसीलिए यहाँ पर हलचल सबसे ज्यादा आपको बीजेपी के कार्यालय में दिख रही है। अब इस वक्त लखनऊ में है, विधानसभा के ठीक सामने, बिल्कुल ठीक सामने कार्यालय स्थित है बीजेपी का दफ्तर। देखना होगा कि क्या यहाँ से बीजेपी को वो शक्ति मिलती है, वो सीटें मिलती हैं जो उनको विधानसभा के अंदर बैठा सके। लेकिन दावे सबके अलग अलग हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने खुद दावा किया है कि कई नेता ऐसे हैं जो दावे कर रहे हैं कि, और वो आंकड़ा भी दे रहे हैं कि 190 से ज्यादा सीटें वो लेकर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। और दूसरा एक बड़ा उत्तर प्रदेश में ट्विस्ट आपको देखने को मिल रहा है कि जो बिहार में महागठबंधन जैसा बना बीजेपी को रोकने के लिए, उसकी बात, उसकी संभावना यहाँ लगातार पूरे माहौल में तैर रही है। वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी की तरफ से इस पर कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन उसमें कोई मनाही भी नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक बड़ा एक जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अगर बीजेपी को कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो क्या एक कोई महागठबंधन जैसी चीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंतजार अब सबको इसी बात का है कि अगले 2 घंटे 2.5 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश आखिर किस दिशा में जा रहा है। अभी खबर ये भी थी पंचानन की, जब जो एग्जिट पोल के नतीजे आए उसके बाद लखनऊ में बैठकों का दौर भी शुरू हुआ, जिसका आपने इशारा भी किया कि एसपी बीएसपी के बीच में और कुछ बड़े दूसरी पार्टी के मध्यस्थ नेताओं ने इस बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। कितना दम दिखता है इन खबरों में, या सिर्फ ये मैं कहूं कि महज एक कयास भर हैं? नहीं, कयास बिल्कुल नहीं है। बैठकों का दौर तो है, बातचीत भी लगातार चल रही है। अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, ऐसी हमको खबरें मिली हैं। और ये खासकर बीजेपी के लिए है। उसके अलावा सारे बड़े नेता जितने भी कहा गया है कि जो 72 सांसद यहाँ पे जीते थे उत्तर प्रदेश से, वो उनको सबको बुलाया गया कि सबको कॉल किया गया, क्योंकि शाम को संसदीय बोर्ड की बैठक है दिल्ली में। तो उसके बाद वो जो सांसद जिनका जरूरी होगा जाना वो ही जाएंगे, लेकिन सारे सांसदों को बुलाया गया है। ये बात हमने बीजेपी की लेकिन उसके अलावा जो समाजवादी पार्टी है वहां पर भी लगातार गुफ्तगू का, आपस में बातचीत का दौर जारी है कि क्या आगे किया जा सकता है। कांग्रेस के नेता भी पहुंचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि लोग, क्योंकि बिहार का जो चुनाव है उसको देख चुके हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं एक सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है कि आखिर चुनाव के नतीजे जब आ जाएंगे उसके बाद ही तय किया जाएगा। लेकिन बैठकों का दौर, जो बातचीत का दौर है, और अखिलेश यादव ने जैसा कि साफ कहा था कि उन्हें किसी गठबंधन से इनकार नहीं है, चाहे वो एक विपरीत ध्रुव की बात कर रहे हो, तो वो भी एक देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प राजनीति यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है चुनाव नतीजों के बाद। Right, Panchanan. Aditi, if I could take a reaction from you, because as far as Uttar Pradesh is concerned, we have seen as the entire campaigning process also, obviously it stretched over 7 phases in Uttar Pradesh. It has seen highs and lows, and we have seen various twists and turns, in the sense that obviously the most of the exit polls are predicting a majority, absolute majority for BJP in the state, but it seemed that the party itself was not very sure. In fact, even before the election began, there was no really wave of any political party, be it BJP, the SP Congress alliance. So if BJP does really manage to get absolute majority in the state, it is going to be a huge advantage, in the sense that it will be a verdict surely on Prime Minister Narendra Modi's popularity even after the 2014 Lok Sabha polls, as well as a verdict really on the demonetization drive of the Prime Minister. If the BJP gets absolute majority, more than 50%, then of course it's going to be a stunning victory, and it's going to be an extrapolation of the Lok Sabha election result, in which the BJP did fantastically well. It got 71 out of 80 seats. So according to that, the BJP should be really crossing 300, according to that result. But even if it crosses 200, assuming that time period has passed between the Lok Sabha election and now, it will be a kind of a direct kind of translation
of the Lok Sabha verdict in the state. But if the opposition, despite anti-incumbency, despite everything that has gone on in the Samajwadi Party by way of the party of the family splitting, despite the dissidents and Akhilesh's relatively youthful age and experience, manages to touch even 150 or thereabouts, it will be pretty impressive. You think 150 will be pretty impressive for the SP Congress? Pretty impressive because the Samajwadi Party has suffered a lot of erosion. It has suffered a lot of, it has lost a lot of political capital because of the family fight, because of the incumbency, because of the unpopularity of MLAs, sitting MLAs. Many people have been confused, workers have been confused about who is the real Samajwadi Party. Well, Mr. Tandon, do you think that the Samajwadi Party is a little jittery at this time because, you know, even a day before it mentioned about probably, indication of forming an alliance with the BSP as well. Do you think it's a little jittery even after Congress's alliance with the Congress Party? See, Samajwadi Party's, graph has been, going up and down. If you look at the UP election 6 months ago, it appeared that anti-incumbency, particularly the law and order issue, is going to finish Akhilesh, and Mayawati may be the gainer. But down the line what happened was that the family feud, in fact, put the law and order issue at the backdrop. And the fight eventually was seen as victory of Akhilesh, in which he has sidelined those elements who were responsible for the law and order. And it appeared that now he is a front runner, and then he stitched the alliance with Congress, so that at least a clear message goes to particularly the minorities that the Congress SP alliance will be a front runner and they can defeat the Congress. So on that plank, when the election started, BJP initially looked as a runner-up rather than a front runner. But down the line what happened was, after the first round, which was very crucial, which we will see in today's results as well, there are 73 seats in Western UP which went to poll in the first round. Yes. And there a new factor emerged in RLD. Now Ajit Singh became a very important factor in the first round. One theory which was going around was that it was intentionally not included in the alliance so that particularly the Jats who are now angry with BJP would side with RLD, and that will benefit SP and Congress alliance. But what happened eventually was, because of the RLD factor, the SP Congress alliance was not in the fight in the first round. The fight was between BJP, BSP and RLD. And that I think is going to make a lot of difference. Now coming back to the point, I'm hammering on first round because most of the journalists are saying that first 3 rounds went to SP, and in the last 3-4 rounds when Prime Minister Modi launched a massive onslaught, BJP came back into power. I disagree with that, because what happened was in the 2014 Lok Sabha election, out of the 73 segments, BJP led in 68 and SP led in 5. When BJP polled 52% plus votes in the first round. Now even if they lose say 22% of the vote percentage in Western UP, they are still with 30%. And in a 4-corner contest in Western UP, 30% vote is a winner. So that is where the people are saying that the RLD should have been included in the alliance. Whereas the one thinking was keeping them out will benefit SP, but I think this is where they have gone wrong. RLD should have been part of the SP Congress alliance, then they would have perhaps swept Western UP. लेकिन क्या जो एक और जिसको लेकर मुलायम सिंह की नाराजगी थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर, और जो एक चुनाव के बाद भी बयान आया, उन्होंने कहा कि इसका कोई भी फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिला, इसका नुकसान ही हुआ, फायदा सिर्फ कांग्रेस को हो सकता है और उससे बीजेपी को फायदा हुआ। उनका तर्क ये था कि जो वोटर कांग्रेस का था उसने एसपी को शिफ्ट नहीं किया बल्कि वो कुछ बीजेपी के साथ किया। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो अगर हम 2012 और 2014 के लोकसभा चुनाव के परसेंटेज को देखें तो 2014 में कांग्रेस को पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 4% वोट मिला था और 2012 में 9% मिला था। और ये ऐसा कोई वोट बैंक नहीं है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस का वोट कभी ट्रांसफरेबल नहीं होता है।
और कांग्रेस और सपा कभी आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं रहे। और ये बात भी लोग जानते हैं कि मुलायम सिंह तो कांग्रेस के खिलाफ ही सारा राजनीति करते रहे, लेकिन अखिलेश ने जो दाव खेला कि दो नौजवान लोग सामने आएंगे और नए एक कॉम्बिनेशन बनेगा, उसमें कहीं ना कहीं ये एक बात उनके ध्यान में थी कि ये बात पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटी को मैसेज जाना चाहिए कि हम जीत रहे हैं, तो उसका लाभ हमको मिलेगा और वोट स्प्लिट नहीं होगा। लेकिन देखा गया ये है, और अखिलेश ने कुछ दिन पहले कहा भी कि बड़े भारी मन से हमको ये अलायंस करना पड़ा, वो ये दिखा रहा है कि जो 100 की लगभग सीट उन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ी, वहां पर वो फाइट से ही बाहर हो रहे हैं, और वहां पर सीधी सीधी कहीं ना कहीं फाइट बसपा और बीजेपी में होती दिख रही है। तो 100 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ना ये, और उसकी बजाय अगर वो आरएलडी से अलायंस करते तो वेस्टर्न यूपी में उनको लाभ होता। मुझे लगता है ये विश्लेषण चुनाव के बाद परिणाम आने पर होगा, लेकिन सपा में कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है, जो उनके कुछ परिवार के लोग भी ये दर्शा रहे हैं कि ये दाव खेलना हमें फायदेमंद नहीं रहा। और अदिति, जिस तरीके से बीजेपी को लेकर जो मैं कहूं कि एग्जिट पोल हैं या फिर जिस तरीके के दावे हैं, क्या एक बड़ा फैक्टर आपको दिख रहा है जिसके चलते ये संख्या 200 या 200 के पार दिखती है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उतनी नजर नहीं आ रही फैमिली फ्यूड के बाद। अखिलेश के खिलाफ जो एक नकारात्मक मैं कहूं कि अपराध या कानून व्यवस्था का मसला था, वो भी उतनी तेजी के साथ नीचे गया। फिर क्या बड़े फैक्टर दिखते हैं अगर बीजेपी के पक्ष में लहर दिखती है तो? बीजेपी के पक्ष में तो एक ही कारण है बीजेपी के जीत का, और वो है मोदी मोदी मोदी। जितनी मेहनत उन्होंने की और जितना जो भी अटकलें लगाई, और अमित शाह ने पूरी तरह से जिस तरह से हम लोग देखते थे वाजपेयी जी और अडवाणी जी के बीच का सामंजस्य, वही इस बार इन दोनों के बीच में दिख रहा है। मेहनत भी बहुत हुई, और आपका जोड़ी जो है अभी भी चुनावी रण में अनबीटेबल दिख रही है। टंडन साहब ज्यादा जानते हैं, लेकिन हमको तो वही झलक दिखाई दे रही है। मैं केवल इसमें एक बात ऐड करना चाह रहा था, जो अदिति ने कहा बिल्कुल ठीक है, कि जो सोशल इंजीनियरिंग लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने की थी, वो सोशल इंजीनियरिंग बिखरती हुई दिख रही थी आज से 6 महीने पहले। लेकिन बाद में ये देखा गया कि वो सोशल इंजीनियरिंग इंटैक्ट है। बीजेपी को, अगर बीजेपी बढ़त हासिल कर रही है या करती है, तो जो बैकवर्ड कम्युनिटी की सोशल इंजीनियरिंग लोकसभा में दिखाई दी थी, वो इंटैक्ट है। अपर कास्ट बिखरे नहीं है, और बैकवर्ड भी पीछे बीजेपी से हटे नहीं। इसके कारण भी मुझे लगता है अगर बढ़त है तो ये 2 फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे कि लोग, जितना भी बैकवर्ड कम्युनिटी थी जिसने 2014 में बीजेपी को सपोर्ट किया था, वो अभी भी उनके साथ जुड़ी रही। अब ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे हुआ, ये तो विश्लेषण 2014 का जो संख्या बल था मतदाता का, वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट 2017 में, अगर वो इस चुनाव में जीतते हैं तो, अगर जीतते हैं तो। लेकिन एक चीज जयशंकर साहब की, जिस तरीके से 2014 से 2017 को कंपेयर किया जा रहा है, उसी मोदी लहर के सहारे या फिर मोदी के नाम के सहारे 200 या 250 के आंकड़े पर एग्जिट पोल खड़े होते हैं। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, अगर पिछले इतिहास को देखें, कभी एक साथ रिपीट हुआ है? नहीं, ऐसा भी हुआ है, बीच में ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन देखिए इस बार का फर्क अलग है। मैं टंडन जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा, उससे मैं काफी सहमति भी जताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में गैर यादव और गैर जाटव जो सामाजिक समीकरण पे काम करना शुरू किया था, उसको इस बार उन्होंने और ज्यादा बढ़ाया। इस बार उन्होंने जो टिकट वितरण किए उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि गैर यादव और गैर जाटव जो जातियां हैं उनके उम्मीदवारों को ज्यादा दिया, उन्होंने तवज्जो दिया, और उसी पर पूरा का पूरा फोकस किया। दूसरी तरफ जो सो कॉल्ड सोशल जस्टिस वाली ताकतें हैं, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, इन लोगों ने उसके काट के लिए कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई। जो सामाजिक स्तर पर जो रणनीति बनानी चाहिए थी, वो रणनीति नहीं बनाई। जैसे मान लिया नोटबंदी था, तो नोटबंदी के शिकार गरीब भी हुए और अमीर भी हुए। अमीर उस ढंग से नहीं हुए जैसा प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी जो थी उत्तर प्रदेश की, व्यापारी समुदाय जो था, वो बहुत नाराज था नोटबंदी को लेकर के। लेकिन उसको भुनाने की कोई कार्य योजना कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं थी। जैसा अदिति ने कहा कि मोदी मोदी मोदी, देखिए बात सही है, जिस ढंग से उन्होंने आक्रामक चुनाव अभियान चलाया तो जाहिर से दिखाई देता है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर भाजपा खुदा न खास्ता
बहुमत नहीं पाती है तो भाजपा का कोई भी नेता नहीं मानेगा कि साहब मोदी जी के कारण हार गए हम, क्योंकि बिहार में भी उन्होंने उसी तरह का आक्रामक अभियान चलाया था। दिल्ली के जो अपंग विधानसभा जिसको हम मानते हैं, जिसके पास पूरे अधिकार भी नहीं है, वहां पर भी उन्होंने इसी तरह से सघन और आक्रामक चुनाव अभियान चलाया था। और दोनों जगह जब बुरी तरह से हार गई भारतीय जनता पार्टी तो किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं नरेंद्र मोदी जी के चुनाव अभियान में थोड़ा गड़बड़ हो गया या दो सालों का जो उनका कार्यकाल था उसके खिलाफ लोगों ने जनादेश दिया। देखिए चुनाव अभियान उन्होंने खूब आक्रामक चलाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी नहीं बताया कि हमने जो वादे किए थे लोकसभा के चुनाव से पहले और हमारी जो 3 साल की सरकार चली उसमें हमने कितने पूरे किए। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे 1 साल में, एक बार भी नहीं बताया। काशी में भी नहीं बताया कि भाई उससे काशी के लोगों को कितना रोजगार मिला। किसानों के लिए कहा कि हम फसलों के लागत का 1.5 गुना कीमत देंगे। आज किसान रो रहा है, 2 रुपए किलो आलू उसका कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। टमाटर जो 4 रुपए 5 रुपए से अधिक के भाव बिकने को तैयार नहीं है, उसको कोई फसल का उचित दाम नहीं मिला। लेकिन उस पर बताना चाहिए था कि हमने जो जो कहा था उसमें कितना किया। तो बार बार वो अखिलेश यादव से तो हिसाब मांगते रहे, लेकिन अपना हिसाब देने को कभी वो तैयार नहीं हुए। तो ठीक है, अच्छा मीडिया का भी अपना एक रुझान होता है। मीडिया ने कहा कि नहीं साहब जब 5 साल पूरा होगा तब वो अपना हिसाब देंगे, ये भी अजीब बात है। भाई जो आक्रामक अभियान चला रहा है, जिस पर पूरा चुनाव अभियान मुनस्सर कर रहा है, वो अपना हिसाब न देकर के दूसरों से हिसाब मांगे, थोड़ी अजीब बात सी लगी। Right, but obviously the party is hugely dependent on Prime Minister Narendra Modi's star status as the chief campaigner for his party, not only in Uttar Pradesh but other elections as well, and that is why in most of the states it has not projected any chief ministerial face really for the party. Of course, we'll continue this discussion on the elections in 5 states. Of course, it is the verdict day today. The counting will be on in about a few minutes from now. We'll be getting you all the live updates and all the analysis on why things are happening the way they are. But right now, we'll take a very short break. We have more updates after the short break.